गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड यूनिट में हमने डीसी मोटर स्टार्ट करी थी। डीसी मोटर चली, डीसी मोटर के बाद हमने उसके टाइप्स देखे, टॉर्क इक्वेशन देखी, फिर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर देखा और उसमें डीसी मोटर में हमने स्टार्टिंग में जो स्टार्टर यूज़ करते हैं उसका एक टाइप देखा जिसे हम बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब आज से हम 3 फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर पढ़ेंगे। 3 फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर जो हैं वो पूरी एसी पे ऑपरेट होती हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। 3 फेज मोटर गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती है विट मिल, वहां पर यूज की जाती है। कुएं से पानी निकालने वाली जो मोटर होती है उसमें 3 फेज मोटर यूज की जाती है। घर के अंदर जो पानी की मोटर है, अपना कूलर की मोटर है, मिक्सर है, इनमें जो मोटर यूज की जाती है वो सिंगल फेज मोटर है। तो अभी 2-4 दिन हमको 2 मोटरें पढ़ना है। एक है 3 फेज मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन का मतलब जो एसी पे वर्क करती है। दूसरा आता है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर अपन पढ़ चुके हैं। डीसी मोटर के टाइप्स देखे थे, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड होती है। अभी हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। एप्लीकेशन मैंने बताया था, गेहूं पीसने वाली चक्की जो होती है उसमें यूज होती है। लेथ मशीन के अंदर 3 फेज मोटर यूज होती है। कुएं से पानी निकालने वाली जो मोटर होती है वो 3 फेज मोटर होती है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। तो रोटर जो रोटेटिंग वाला पार्ट होगा, जो रोटेट करेगा उसको हम रोटर कहते हैं। स्टेटर ऊपरी पेरिफेरी को हम स्टेटर कहते हैं। यहाँ पर एक मैंने स्टेटर बनाया है और इसमें बीच में एक रोटर बनाया है और एक पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो स्टेटर में पोल्स रहते हैं, पोल्स पे हम वाइंडिंग करते हैं। तो जो मैंने वाइंडिंग करी है, ये वाइंडिंग कर दी है, इसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। हमको 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर को पहले हमें इंडक्शन का केस पता होना चाहिए। जब भी कोई मोटर, चाहे वो 3 फेज हो चाहे वो सिंगल फेज हो, आपको 2 फ्लक्स की जरूरत पड़ती है। चाहे सिंगल फेज मोटर हो चाहे 3 फेज मोटर हो, आपको 2 फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी। वो बनेगा ∅1 एंड ∅2। हमने नाम दे दिया ∅1 एंड ∅2। 2 फ्लक्स होते हैं। एक फ्लक्स कहलाता है स्टेटर फ्लक्स, दूसरा कहलाता है रोटर फ्लक्स। ये दोनों फ्लक्स आपस में मिलकर क्या करते हैं? रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। रोटेटिंग टॉर्क का मतलब होता है इस मोटर को घुमाते हैं, ठीक है। फील्ड डेवलप होती है और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस बिना पर ये दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और रोटर क्या होता है? घूमना शुरू कर देता है। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है। तो हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ∅1 और ∅2 होना चाहिए। अगर ∅1 और ∅2 हमारे पास आ गए तो कोई भी इंडक्शन मोटर रोटेट हो जाएगी, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो 3 फेज हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की। इसमें हमने एक स्टेटर लिया है, बीच में एक रोटर लिया है। अब इसमें आर्मेचर वर्ड यूज नहीं होगा। आर्मेचर कहाँ यूज होता है? आर्मेचर डीसी में यूज होता है। तो डीसी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। डीसी में अपन ने डीसी जनरेटर देखा था, डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल देखा था, फिर डीसी जनरेटर के टाइप्स देखे थे, उसकी इक्वेशन देखी, फिर डीसी मोटर पढ़ी, डीसी मोटर का प्रिंसिपल देखा, डीसी मोटर के टाइप्स देखे, फिर टॉर्क इक्वेशन देखी। उसके बाद हमने स्टार्टर पढ़े, स्टार्टर के बाद हमने स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर पढ़ा। ये 2-3 दिन की जो क्लासेस में मैंने ये कंप्लीट कराया। तो अब हम बात कर रहे हैं एसी की। तो एसी के अंदर रोटर यूज होगा, डीसी में आर्मेचर यूज होता है, ये मैंने क्लास में बताया था। तो यहाँ पर ये जो रोटर है ये एसी में यूज होगा। ये वाला पोर्शन पूरा स्टेटर कहलाएगा, बीच वाला पोर्शन रोटर कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है 3 फेज इंडक्शन मोटर के? रोटर, हमको 2 फ्लक्स की जरूरत। ये 2 फ्लक्स अगर आ गए तो रोटर क्या होगा? घूमना शुरू कर देगा। कैसे करते हैं देखिए। यहां पर पिछली क्लास में मैंने आर्मेचर वाइंडिंग बताई थी, आर्मेचर या रोटर। तो रोटर में जो बीच वाला पोर्शन होता है जो रोटेट होता है उसमें भी स्लॉट्स होते हैं। आपने स्लॉट्स देखे थे, ऐसे स्लॉट्स लंबे लंबे डले रहते हैं। उन स्लॉट्स में वायर डले रहते हैं। वायर एक दूसरे से शॉर्ट रहते हैं। शॉर्ट का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए।
स्लॉट्स भी लंबा होता है, ऐसे लंबे लंबे स्लॉट्स होते हैं और उनमें हम वायर डालते हैं। वायर को हम क्या बोलते थे? कंडक्टर। कंडक्टर का सिंबल क्या था? कैपिटल Z, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो ऐसे हम वाइंडिंग करते हैं रोटर के अंदर। तो वहां ये जो कंसेप्ट है ये अभी यहाँ रोटर में यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक 3 फेज स्टेटर ले लिया, इसमें बीच में हमने रोटर ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? देखिए, इस मोटर है, ये जनरेटर नहीं है, तो मोटर में हम सप्लाई देते हैं। कौन सी सप्लाई दोगे? हमने टॉपिक का नाम डाला है 3 फेज। 3 फेज, तो इसके अंदर आप 3 फेज सप्लाई देंगे। आपने जैसे ही सप्लाई दी तो यहाँ पर ये जो पोल्स हैं इनसे क्या होगा? फील्ड डेवलप होगी, फील्ड प्रोड्यूस होगी। फील्ड का मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये जो फ्लक्स होता है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो निकलता है ये फ्लक्स फाई कहलाता है। तो अभी हम इसका नाम बोल रहे हैं φ1। क्या बोल रहे हैं? φ1। ये जो फ्लक्स होता है, यहां पर ये जो फ्लक्स दिखेगा ये शो कहां होता है? एयर गैप में। अब एयर गैप किसे कहते हैं? एयर गैप किसे कहेंगे? ये जो रोटर है और ये स्टेटर है, इनके बीच का ये जो गैप है ये कहलाता है एयर गैप। अभी जब अपन डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, तो उसमें यूज होगा एयर गैप। तो एयर गैप किसे कहेंगे? एयर गैप कौन सा गैप होगा? जो रोटर और स्टेटर के बीच का गैप होता है उसको हम कहते हैं एयर गैप। और आगे चलते हैं। अब हमने जैसी सप्लाई दी, यहां से फ्लक्स डेवलप हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, ये फ्लक्स φ1 है, इसको बोलते हैं स्टेटर फ्लक्स। φ1 अगर आया, इस φ1 को कहते हैं स्टेटर फ्लक्स। एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया जिसे हम कहेंगे स्टेटर फ्लक्स। ये स्टेटर फ्लक्स हमें दिखेगा एयर गैप में। अब और आगे चले तो यहां पर ये फ्लक्स इस रोटर कंडक्टर को कट कर रहा है। रोटर कंडक्टर जैसे सपोज ये डस्टर है, ये पूरा रोटर है, इसमें कंडक्टर है, तो इसमें यहां जो फ्लक्स होगा ये फ्लक्स इसको क्या करेगा? कट करेगा। अब ये जो फ्लक्स है φ1, ये φ1 ये किस नेचर का है? कांस्टेंट नेचर का है कि वेरिएबल नेचर का है? वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो कैसी दे रहे हैं? एसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें जो फ्लक्स भी होगा वो भी टाइम के साथ चेंज होगा, मतलब अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो यहां का जो फ्लक्स है φ1 ये इस रोटर के कभी मैक्सिमम कट करेगा, कभी मिनिमम कट करेगा। तो फेराडे के नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस रोटर के अंदर, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस रोटर के अंदर खुद का ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ आ गया। समझ आई बात? कहां पर? रोटर में। पहले हमने सप्लाई दी तो फ्लक्स आया, फ्लक्स का नाम क्या होगा? φ1। ये φ1 इस रोटर कंडक्टर को कट करेगा। जैसे ही कट करेगा तो इस रोटर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा या इंड्यूस हो जाएगा। ये जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ईएमएफ क्या करेगा? अगर सर्किट शॉर्ट है, सर्किट क्या है? शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब वायर एक दूसरे से जुड़े हैं, उनको हम शॉर्ट बोलते हैं। अगर सर्किट शॉर्ट है तो फेराडे के नियम अनुसार यहाँ ईएमएफ आया, और अगर सर्किट शॉर्ट है, पूरा एक दूसरे से जुड़ा है, तो वहां क्या फ्लो हो जाएगी? करंट फ्लो हो जाएगी। कहां पर? रोटर के अंदर। यहां तो सप्लाई दी हमने, यहां से फ्लक्स डेवलप हुआ, ये फ्लक्स इस रोटर कंडक्टर को कट किया। जैसे ही कट करेगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। और अगर सर्किट एक दूसरे से जुड़े हैं, जुड़े होने का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट सर्किट है, जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, तो उसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगी। और जब ये करंट आ गई तो ये करंट क्या करेगी? अपना खुद का फ्लक्स जनरेट करेगी। खुद का फ्लक्स जनरेट करेगी जिसे हम बोलते हैं ओन फ्लक्स। ओन फ्लक्स मतलब खुद का फ्लक्स। अब हमारे पास दो फ्लक्स आ गए। पहला फ्लक्स कौन सा? φ1। दूसरा फ्लक्स कौन सा? φ2। ये φ2 कैसे आया? जब फ्लक्स पहले वाले ने रोटर के कंडक्टर को कट किया तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो फिर φ2 जो है वो जनरेट होगा। मतलब सबसे पहले ईएमएफ आएगा, ईएमएफ के बाद करंट आएगी, करंट के बाद फिर φ2 आएगा। मतलब ये दूसरा फ्लक्स जो होता है इसको हम बोलते हैं रोटर फ्लक्स।
उसको दूसरे को हम बोलेंगे रोटर फ्लक्स। अब दो फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स, एक हो गया रोटर फ्लक्स, ये दोनों आपस करते हैं, रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। कौन दोनों? φ1 एंड φ2, ये दोनों आपस में मिलकर टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। टॉर्क प्रोड्यूस करने का मतलब ये रोटर क्या होगा, एक दूसरे, ये रोटर इस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि मोटर में हम सप्लाई देते हैं, जनरेटर से हम सप्लाई लेते हैं, तो यहां पर हमने सप्लाई दी तो ये रोटर क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा और आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। ये डायग्राम और ये वैल्यू अच्छे से बनाइए।
ये था थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल। अब इसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर की ईएमएफ इक्वेशन अगर कभी पूछे तो वो अपन को देखना पड़ेगी। थ्री फेज इंडक्शन मोटर ईएमएफ इक्वेशन होती है 4.44 F5 TPH into KW, जहां TPH कहलाता है टर्न्स पर फेज और KW कहलाता है वाइंडिंग फैक्टर। तो ये ईएमएफ इक्वेशन भी याद रखिएगा। ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर की ईएमएफ इक्वेशन है 4.44 F5 TPH into KW। TPH कहलाता है टर्न पर फेज और KW कहलाएगा वाइंडिंग फैक्टर। यहाँ ये जो KW है ये अलग अलग नहीं है, KW एक ही है, एक ही सिंबल है KW। KW को हम कहते हैं वाइंडिंग फैक्टर। ये भी उतार लीजिए, कभी कभार ये भी बायो में पूछता है। और ये जो ईएमएफ है ये भी पर फेज में है, एक फेज में है। तीन फेज होते हैं, एक फेज में जो ईएमएफ इक्वेशन होगी वो होगी 4.44 F5 TPH into KW, जहां TPH कहलाता है टर्न पर फेज एंड KW कहलाता है वाइंडिंग फैक्टर। हो गया? अच्छा, अब दो न्यूमेरिकल करेंगे अपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर से बेस्ड। तो आप लोग कैलकुलेटर साथ में रखिए, मैंने बोला ही था। क्वेश्चन है, लिखें ए थ्री फेज फोर पोल, थ्री फेज मतलब मशीन मोटर कौन सी है? थ्री फेज, फोर पोल, P बराबर हमें दिया है 4, फोर पोल 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब F की वैल्यू दी है 50, 50 हर्ट्ज। आगे लिखा है इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 1455 आरपीएम 1455, रनिंग एट 1455 आरपीएम। ये रनिंग एट का मतलब जिसमें रोटर घूम रहा है वो रोटर की स्पीड कहलाती है। मतलब यहां जो दिया है एनआर आपको दिया है, जिसपे घूम रहा है वो 1455 आरपीएम। कल आप जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड करी थी उसमें मैंने दो चीजें बताई थी। एक था एनएस, एनएस मतलब सिंक्रोनस स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड जिसपे रोटर को घूमना चाहिए वो कहलाता है एनएस। दूसरा होता है एनआर, एनआर कहलाता है रोटर स्पीड जिसपे रोटर घूम रहा है। तो जिसपे घूम रहा है वो कहलाएगा एनआर, एनआर मतलब 1455 आरपीएम। और आगे लिखा है फाइंड द स्लिप, फाइंड द स्लिप मतलब एस निकालना है, एस निकालना है। फाइंड द स्लिप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी, एंड रोटर फ्रीक्वेंसी का कल मैंने सिंबल बताया था एफआर। तो 100 ये फॉर्मूला कल मैंने बताया था। फिर NS निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो NS बराबर होगा 120F/P। मुझे S चाहिए, S का मतलब स्लिप चाहिए, तो पहले NS निकालना पड़ेगा। NS के लिए कैसे निकालोगे? 120 into F, F कितना दिया हुआ है 50, तो 50 हो गया अपॉन पोल, पोल कितने दिए हैं 4, तो यहाँ 4, इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है
मैसेज करिए मुझे कितना आ रहा है एनएस, एनएस बताइए कितना आ रहा है। कितना आया एनएस, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। यस, आयुष शर्मा 1500, सही, ठीक है बेटा। यहां पर ये 1500 आरपीएम आ गया, समझ आ रही बात। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, पोल दिए रहेंगे, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी और एनआर दिया रहेगा। एनआर मतलब जिसपे चल रहा है रोटर, घूम रहा है, एनआर 1455 आरपीएम। फिर एनएस निकालना पड़ेगा। एनएस क्या कहलाता है, सिंक्रोनस स्पीड, फार्मूला 120f/p। तो हमने क्या निकाल लिया, एनएस निकाल लिया। अब हम इस पे आते हैं अपनी स्लिप पे। तो स्लिप का फार्मूला एनएस, एनएस कितना 1500, एनआर कितना 1455, 1455 और एनएस की वैल्यू फिर 1500 इनटू 100 करो, बताओ कितना आ रहा है। देखें 1500 माइनस 1455 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 करके देखो कितना आ रहा है। एस की वैल्यू बताओ, एस की वैल्यू बताइए, एस कितना आ रहा है। $1500 माइनस 1455 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 ना। 1500 माइनस 1455 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100, 1403 गलत है। स्लिप बताइए कितना आ रहा है स्लिप, किसी की आई। कैलकुलेटर नहीं है क्या? $1500 माइनस 1455 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 करोगे तो यहाँ पर जो S आएगा वो S आएगा 3%। 3 आएगा, परसेंटेज इसलिए क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3%। एंड लास्ट FR निकालना है। FR कहलाता है रोटर फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखें इधर, यहाँ 3 लिखा है, तो FR का फॉर्मूला होता है S इंटू F। ये S मतलब होता है स्लिप, तो स्लिप कितनी निकाली 3%। तो यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 3 नहीं आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज को डिजिट में रखना पड़ेगा। वहां वो परसेंटेज है, उसको डिजिट में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करोगे और इनटू F, F कितना दिया हुआ था 50, तो FR आपके पास निकलेगा वो समथिंग 1.5 आएगा। यस, 1.5 के करीब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप लोगों को इस टाइप के करना पड़ेंगे। यस, 3% आ गया, तो 3 को डिवाइडेड बाय 100 करके रखना वहां पर। FR जब निकालोगे तो FR के लिए S की जगह 3 डिवाइडेड बाय 100 करना, क्योंकि वो परसेंटेज में दिया है और उसको डिजिट में रखना पड़ेगा। तो FR निकालने के लिए फॉर्मूला 3S इंटू F।
FR 1.5 आएगा, FR 1.5 आएगा। अच्छा, 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक हो सकता है प्रोग्रेसिव सेकंड आप लोगों का टेस्ट हो, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वैसे ही। तो 12 से 16 के बीच में आप लोगों का टेस्ट होना है, BEE का भी होगा। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट 2 यूनिट्स हैं, एक में पूरा अपना AC सिस्टम जो पढ़ाया था वो आएगा, और अभी सेकंड यूनिट जो है ये पूरी आएगी, ठीक है। तो पूरी अच्छे से तैयारी करें, सेकंड यूनिट पूरी कंप्लीट कर लें। 1-2 टॉपिक बचे हैं सेकंड यूनिट के, इसके बाद अपन थर्ड यूनिट करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फिर अपन पढ़ेंगे वायरिंग। तो ये 3 यूनिट्स हैं। मेन जो मेजर टॉपिक थे वो अपने यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अभी 3 बजे जो क्लास होगी उस टॉपिक का नाम होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसमें कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन एंड शेडेड पोल इंडक्शन मोटर अपन उसमें पढ़ेंगे। 3 बजे जो क्लास होगी तो उसमें एक होगा और एक फिर कल होगा। तो आप लोग क्लास अटेंड करें, हर टॉपिक को अच्छे से समझें, क्लास रेगुलर अटेंड करें और टेस्ट की तैयारी करें। प्रोग्रेसिव टेस्ट जो है 12 से 16 के बीच में आप लोगों का होगा, ठीक है। थैंक यू।